हेलो दोस्तों, आर वाई स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास का चैप्टर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रौग इतिहास काल होगा। भूमिका। इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग है अतीत सभ्य युग मानव प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार। वर्तमान में जो अभी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है, यद्यपि वह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग हो जाएगा। घटना जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी चाहे सहस्त्र शताब्दियों पूर्व, इतिहास का अंग हो जाती है। इतिहास विगत घटनाओं का चिंतन करता है। जब हम ऐतिहासिक घटनाक्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें काल प्रसार में विस्तृत करते हैं, और जब भौगोलिक क्रम में इनका उल्लेख करते हैं तब उन्हें स्थानानुसार रखते हैं। इतिहास और भूगोल दोनों कारण और परिणाम के साथ घटनाओं की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं। अतः निरंतरता व परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है। इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा व दिशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है। ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री स्रोतों के आधार पर करते हैं। चूँकि इतिहास उन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हो, इसलिए भूतकाल महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनः निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित है, जिन्हें हम इतिहास की सामग्री स्रोत कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोत के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोदकर निकाले गए प्रौग ऐतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए गड़ासों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेषों और राजकवि बाण के हर्षचरित्र तक सही प्रकार के चीज़ें शामिल है। अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हमें उन्हें मोटे मोटे रूप से दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो साहित्यिक और दूसरा पुरातत्व संबंधित सामग्री। इन दो श्रेणियों को फिर और छोटे छोटे श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पुरातात्विक अभिलेख। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलालेखों, स्तंभों, रामपात्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगजोकोई से प्राप्त अभिलेख है। इस पर वैदिक देव मित्र, वरुण, इंद्र और नासत के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। डी.आर. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। मास्की, गुज्जर, निट्टूर एवं उदेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवानंपिय प्रियदर्शी, देवों का प्यारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगी, जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इनसे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिनमें प्रमुख हैं अभिलेख, शासक और विषय। हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। जूनागढ़ अभिलेख। गिरनार, रुद्रदामन। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं
कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री रचनाकार सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मंदसौरा अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं स्तंभों रामपात्रों दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है। इस पर वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नास्ता के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के है जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी खरोष्टी यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। मास्की गुज्जर निट्टूर एवं उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवान पियदसी देवों का प्यारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगी जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इनसे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जिनमें प्रमुख है अभिलेख शासक विषय हाथीनुमा अभिलेख खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख रुद्रदामन इसमें रुद्रदामन की विजयों व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री रचनाकार सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण गौतमी सतकर्णी से संबंधित प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मंदसौरा अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेरोडोटस का बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। नोट अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। स्मारक और भवन स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिक तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चलता है। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। अंतरिजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ जिनके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में है। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी भीतरगांव का मंदिर, कानपुर अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की त्रमूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है।
दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। सिक्के, अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। साधारणतः 206 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी है जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। पुराने सिक्कों तथा चांदी, सोने और सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्ध चंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबे एवं सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स से कहा जाता है। मूर्तियाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। चित्रकला, अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कल्पनात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी जो अजंता में है। मुहरे, अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मुहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसार से प्राप्त मिट्टी की मुहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियाँ, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान तथा कल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। इनका अलग अलग विवरण इस प्रकार है। ब्राह्मण साहित्य, वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग की संस्कृति दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बंधा है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख तथा 10वां मंडल चातुर्ण समाज के संकल्प का आधार है। चातुर्ण वर्ण के समाज के संकल्प का आधार है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय एवं कौस्तिक अथवा संख्यान। नोट, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है।
यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धवायु कहलाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रेयी उपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम अध्ययन ईशावास्य उपनिषद है, इसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ एवं तैत्तिरीय। सामदेव, साम का अर्थ गाना होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वरों सा रे गा म प ध नि की उत्पत्ति इसी से हुई है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य तथा जैमिनीय है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण है। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई, इसलिए इसे अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 631 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्मज्ञान, धर्म, समानिष्ट, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषय का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्योपनिषद है। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। साहित्य के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक साहित्य के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जो तालिका में क्रमबद्ध उल्लिखित है। ऋग्वेद, ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद, शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद, पंचविंश एवं षड्विंश ब्राह्मण। अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। वेदांग तथा सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, निरूपण, भाषा विज्ञान तथा छंद, चतुष्पदी श्लोक। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यागदी करने में सहायक है। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रयोग किया गया है। सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम याज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुख शामिल है। रामायण हमारा आदि काव्य है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इससे हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्षि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत है।
ब्राह्मणेतर साहित्य बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधर्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधित नियमों तथा आचार संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वही अभिधर्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नाहो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महायान बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यवदन आदि है। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यवदन से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासक के विषय में सूचना मिलती है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिष्ट पर्वत, भद्रबाहु चरित्र, आचार्य सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी भी विशेष उल्लेखनीय है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टधानी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालवी अग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, वाकपति का गौडवाहो, बिल्हन का विक्रमादेव चरित्र, संध्याकर नंदीकृत रामचरित, हेमचंद्र कृत, कुमारपाल रचित, जयनायक कृत, पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण है। प्रमुख साहित्य रचनाएं रचनाकार विशेष तथ्य: अष्टधायनी, पाणिनि व्याकरण ग्रंथ, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। महाभाष्य, अष्टधायी पर टीका, पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी। कथा साहित्य सागर, सोमदेव, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र विषय राजनीति, कौटिल्य, मौर्य काल के बारे में पढ़ता है। मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। नीतिसार, कामदक, गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। मालवी का अग्निमित्रम, कालिदास वंश के बारे में जानकारी। मृच्छकटिकम, शूद्रक, गुप्तकालीन समाज का वर्णन। हर्षचरित्र, बाणभट्ट, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन। रामचरित्र, संज्ञाकर नंदी, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा। पृथ्वीराज राष्ट्र चंद्रवरदयी, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन। राजतरंगिणी, कल्हण, कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी। विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, यूनान एवं रोमन के लेखक, चीनी यात्रियों के विवरण, अरब यात्रियों के विवरण। यूनान एवं रोम के लेखक, यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध है। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस का वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे 5वीं सदी ईस्वी पूर्व हिस्टोरिका की रचना की थी। इसमें भारत फ्रांस के संबंधों का वर्णन किया गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक नियाकस, आर्नेसिक्टस और
अरिस्टोबुलस। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायनोनियस के नाम उल्लेखनीय है। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायनेमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत यह बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायनोसियस यह मिस्र नरेश टलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार। अन्य स्रोतों में अशोक भी पढ़ने में मिलता है कि राजदरबार में आया था। प्लिनी इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टॉलेमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। इनमें प्रमुख थे फाहियान। यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। हेनसांग यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सी यू की है। इत्संग यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समाज के भारत का वर्णन किया है। अरब यात्रियों के विवरण। अरब व्यापारियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में प्राप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों में अल-बिरूनी, इब्न बतूता का नाम सर्वप्रथम है। अल-बिरूनी यह 11वीं सदी के महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीकात हिंद, किताबुल हिंद, भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से तहकीकात हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। अरबी लेखकों में अल-बिरूनी के अतिरिक्त अल-बिलादुरी, सुलेमान, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता आदि भी प्रमुख है। इब्न बतूता इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला सर्वप्रथम है, जो अरबी भाषा में रचित है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास चार्ट। प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल लक्षण। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। उदाहरण पाषाण काल। अर्धऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। उदाहरण शैदव सभ्यता, वैदिक संस्कृति। ऐतिहासिक काल पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। यह काल पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व, मध्यपाषाण काल 10,000 से 5,500 ईसा पूर्व, नवपाषाण काल 5,500 से 3,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल प्रारंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, उत्तर पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। पाषाण युग। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालों में विभाजित किया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पुरापाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन युग में हुआ था।
इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। भारतीय पुरापाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहला निम्न पुरापाषाण काल प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व। दूसरा मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। तीसरा उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक काल पुरापाषाण काल। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहान नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल या पुरापाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल। इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी, सिंधु नदी घाटी की सहायक नदी घाटी से प्राप्त हुए। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में पेउल, चॉपर तथा चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। पेउल पत्थर के वे उपकरण होते हैं जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं। चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेउल से बनाया जाता है। चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं अर्थात पेउल के ऊपर दोनों किनारे को छीलकर उनमें धार बनाई जाती है। मध्य पुरापाषाण काल। इस काल में बहुसंख्यक कोर, प्लेक तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। मध्य पुरापाषाण काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में नेवासा और झारखंड में सिवूम, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, बेलन घाटी, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में ब्यास, बाणगंगा तथा सिरसा घाटी आदि विविध पुरापाषाण स्थलों से प्राप्त होते हैं। उच्च पुरापाषाण काल। इस काल का प्रमुख पाषाण उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपना चौड़ाई से दुगना होता है। भारत में इस काल में उपकरण सोन घाटी, मध्य प्रदेश, सिवूम, झारखंड, जोगदहा, भीमबेटका, रामपुर, बेघलान, बाघोर, मध्य प्रदेश, पटने, भदने तथा इनामगांव, महाराष्ट्र, रेणुगुड, बेमुल्ला, कुर्नूल गुफाएं, आंध्र प्रदेश, सेरापुर, दोआब, कर्नाटक तथा बुढ़ा पुष्कर, राजस्थान आदि से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल। इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते हैं इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे। इस काल के प्रमुख केंद्र है बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाता है। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। नवपाषाण काल। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है जिनकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के प्रमुख केंद्र है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेणुगुट्टा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिवूम झारखंड इत्यादि। नवपाषाण कालीन स्थल बुरुजहोम एवं गुफकराल से अनेक गर्तावास, मृदभाड़ एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। चिरांद। बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। कोल्डिहवा इलाहाबाद से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण कालीन संस्कृति अपने पूर्वाग्रामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का
मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। यहाँ पाए गए उपकरणों में कुल्हाड़ी, बसली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ा आदि प्रमुख है। आगध ऐतिहासिक काल। आगध इतिहास के पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ। इसी युग को आगध ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल में से की जाती है। गैरिक एवं कृष्ण लोहिक मिद्र भाड़ इस काल से संबंधित है। ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। इस ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को इस ईसा पूर्व कहा जाता है। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा में के शब्द में एडी भी लिखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। त्राम पाषाण कालीन संस्कृति। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण औजार प्रयोग करने लगा था। इसी कारण इस काल में त्राम पाषाण काल कहते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था। त्राम पाषाण संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। इस काल की प्रमुख संस्कृतियां हैं बनास आहार संस्कृति राजस्थान। प्रमुख स्थल आहार बालाथल तथा गिलून। आहार को त्रामवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता है। इस संस्कृति का कालक्रम 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ से पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा चादरें प्राप्त हुई है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश। प्रमुख स्थल कायथा तथा एरन। कायथा के मृदभाड़ों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। नोट एरन अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिले हैं। मालवा संस्कृति। प्रमुख स्थल कायथा, एरन तथा नवदा टोली। मालवा मृदभाड़ अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नवदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। प्रमुख स्थल जोरवे, नेवासा, दैमाबाद तथा इनाम गाँव। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिले। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाती है। यहीं से गैंडा, हाथी, भैंसा तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। इनाम गांव त्राम पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किला बंद और खाई से घिरी हुई थी। 1200 ईसा पूर्व के लगभग त्राम पाषाण संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। त्राम पाषाण संस्कृति के विलुप्त होने के कारण बहुत कम वर्षा या सूखा था। काल संस्कृति के लक्षण मुख्य स्थल, महत्व, उपकरण एवं विशेषताएं। निम्न पुरापाषाण काल। शल्क, गड़ासा, खड़ग उपकरण संस्कृति। पंजाब, कश्मीर, रोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हस्त कुठार एवं वशीकरण कासम उपकरण। हेमो इरेक्ट अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। मध्य पुरापाषाण काल। फलक संस्कृति। नेवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बाकुक पुरुलिया पश्चिम बंगाल। फलक बेधनी खुर्ची भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है। उच्च पुरापाषाण काल। अस्थि खुर्ची एवं दक्षिणी संस्कृति। बेलन घाटी, छोटा नागपुर, पठार मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। प्रारंभिक होमोसेपियन मानव का काल। हापुड़ फलक व हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, सराय नहर राय उत्तर प्रदेश।
सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक का विकास, अर्ध चंद्राकार उपकरण, इकधार फलक, अस्थायी निवास का साक्ष्य, पशुपालन, नव पाषाण काल, पॉलिश उपकरण, संस्कृति, ब्रूज होम और गुफकरार, कश्मीर, लंगनाज गुजरात, दमदमा कोल्डिहा उत्तर प्रदेश, चिरान बिहार, पोचेमपल्ली तमिलनाडु, मास्की कर्नाटक। प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृद भार निर्माण, मनुष्य अस्थायी निवासी बनना। पाषाण उपकरणों का पॉलिश, रुपहिया, अग्नि का प्रचलन। महापाषाण काल, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। इस कब्रों में मानवों को दफनाया जाता है। महापाषाण काल में संबद्ध लोग साधारणतः पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। दक्कन की दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत तथा कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित है। यहाँ की कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्राह्मणगिरी आदि, चल्लूर, मास्की, चिंगल, पत्तू, नागार्जुनकोंडा आदि इसके प्रमुख समाधान केंद्र हैं। महापाषाणकालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निदान 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किया था।